sum of three numbers in GP is 14 and sum of their square is 84. Find the numbers. सम ऑफ थ्री नंबर्स इन जीपी इज 14, यानी कि तीन नंबर जीपी में है, उनका सम 14 है। एंड सम ऑफ देयर स्क्वायर, उन नंबर के स्क्वायर का सम जो है 84 है। नंबर फाइंड करो। टर्म इन जीपी दिया है, तो मान लो थ्री टर्म क्या हो जाएगा, ए आर स्क्वायर, ठीक है। अब उन थ्री टर्म का सम कितना दिया है 14, यानी कि ए प्लस ए आर स्क्वायर इज इक्वल टू 14। और दूसरा क्या दिया है, सम ऑफ देयर स्क्वायर इज 84, यानी कि इसका स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस ए आर का स्क्वायर प्लस ए आर स्क्वायर का। समझ में आ रहा है? जो तीनों टर्म जीपी में है उनका सम 14 है, उनके स्क्वायर का सम 84 है, ठीक है। तो अगर इसको तुम देखो इसमें, तो ए कॉमन हो जाएगा, ए कॉमन ले लिए, 1 प्लस आर स्क्वायर इज इक्वल टू 14। अब नीचे वाले को और थोड़ा सिंप्लीफाई करोगे तो ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर आर का पावर 4 इज इक्वल टू 84। अब इसमें क्या कॉमन है, ए स्क्वायर यहां से कॉमन ले लो, ए स्क्वायर कॉमन, 1 प्लस आर स्क्वायर प्लस आर का पावर 4 इज इक्वल टू 84। अब देखो, अगर तुम देखो तो क्या दो इक्वेशन बन रहे हैं और दो वेरिएबल हैं ए और आर, ठीक है। तो अगर जितने इक्वेशन हो उतने ही वेरिएबल हो तब आराम से सॉल्व हो जाता, ठीक है। बट अगर उस तरह से इसको सॉल्व करने का ट्राई करोगे तो नहीं होगा, ठीक है। तो इसको अपन कैसे सॉल्व करते हैं, यहाँ पे जो इक्वेशन 1 है ना, उसका स्क्वायर करके 2 से डिवाइड कर दें, या फिर मतलब इसका स्क्वायर करके दोनों को एक दूसरे से डिवाइड कर दे। 1 का स्क्वायर अपॉन इक्वेशन 2, तो 1 का स्क्वायर करोगे तो क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर 1 प्लस आर स्क्वायर का स्क्वायर अपॉन नीचे ए स्क्वायर 1 प्लस आर स्क्वायर प्लस आर का पावर 4 इज इक्वल टू, अब इधर का स्क्वायर करेंगे तो 14 इंटू 14 अपॉन 84। सभी को क्लियर है? अब ए स्क्वायर से ए स्क्वायर कैंसिल, ठीक है। तो अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, 1 प्लस आर स्क्वायर का होल स्क्वायर अपॉन 1 प्लस आर स्क्वायर प्लस आर का पावर 4। इसको कैंसिल करोगे, 14 6 जा 84 होता है। अब उसके बाद चाहो तो 2 से कैंसिल, 2 3 जा 6, 2 7 जा 14, 7 अपॉन 3। अब इधर वाला देखो, अब या तो तुम इसको स्क्वायर करके ओपन करो, ठीक है, और जब स्क्वायर करके ओपन करोगे तो आर की पावर 4 का टर्म आएगा। या फिर एक तरीका और याद रखो, अगर x का पावर 4 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू 0 हो, ठीक है, या फिर 0 ना हो, कुछ भी रहे, इतने को सॉल्व करने को मैं बता रहा हूं। इसमें तुम क्या कर सकते हैं, x का पावर 4 प्लस का 2x स्क्वायर प्लस का 1 माइनस का x स्क्वायर कर सकते हैं ना। एक्स स्क्वायर ऐड किए हैं, एक्स स्क्वायर सब्ट्रैक्ट किए हैं, समझ में आ रहा। अब यहाँ x की पावर 4 प्लस 2x स्क्वायर प्लस 1, तो ये किसका फार्मूला है, एक्स स्क्वायर प्लस 1 के होल स्क्वायर का माइनस एक्स स्क्वायर।
समझ में आ रहा है ना। अब यहां से देखो फॉर्मूला बन रहा है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का, ठीक। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर यानी कि ए प्लस बी और दूसरा एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस एक्स, ए माइनस बी, ए प्लस बी, ए माइनस बी। सभी को क्लियर है। अब इसको लिखने का दूसरे तरीके से एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 और एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू 0। समझ में आ रहा। इसको याद रखना, बहुत जगह क्वेश्चंस में बीच में यूज हो जाता है। पावर 4 स्क्वायर 1 सीधे एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1। समझ में आ रहा। इसका यह फैक्टर होता है, ठीक है। तो अब ऊपर वाला क्या है, आर स्क्वायर प्लस आर प्लस 1 का होल स्क्वायर। नीचे वाला क्या आ जाएगा, आर स्क्वायर प्लस आर प्लस 1 और दूसरा आर स्क्वायर माइनस आर प्लस 1 इज इक्वल टू 7/3। सभी को क्लियर है। अब यहां से इससे यह कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा, आर स्क्वायर प्लस आर प्लस 1 अपॉन आर स्क्वायर माइनस आर प्लस 1 इज इक्वल टू 7/3। सभी को क्लियर है। अब यहां से क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो आर में क्वाड्रेटिक बनेगा, आर में क्वाड्रेटिक बनेगा तो आर में क्वाड्रेटिक को सॉल्व करके आर की वैल्यू निकल जाएगी। अब आर की वैल्यू कहीं भी रखकर ए की वैल्यू निकल जाएगी। जब आर और ए निकल गया तो तीनों टर्म निकल जाएंगे ना सभी के। सॉल्व करो, नोट करो, फिर इसके आगे सॉल्व करो फटाफट। इधर वाला अब देख, यहाँ r का पावर 4 प्लस आर स्क्वायर प्लस 1 बन रहा है ना, उसी तरीके से हम x का पावर 4 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1 यहाँ रखे हैं, ठीक है। तो अगर इसमें एक्स स्क्वायर हम ऐड करें तो सब्ट्रैक्ट भी करना पड़ेगा। तो एक्स स्क्वायर ऐड करेंगे तो 2x स्क्वायर, सब्ट्रैक्ट करेंगे तो माइनस एक्स स्क्वायर। अब अगर तू इतने को देख, यहाँ से x का पावर 4 प्लस 2x स्क्वायर प्लस 1, तो ये एक्स स्क्वायर का स्क्वायर है, ए स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस 2a भी टाइप का है ना, यानी a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। अब यहाँ पे इस टोटल को अगर a ले तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला a प्लस बी, a माइनस बी। तो उसी तरीके से यहाँ फैक्टराइज कर दिया हम। इसको याद रखो फैक्टर को, x का पावर 4 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1 अगर कहीं भी दिखे उसके फैक्टर होते हैं एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 और दूसरा एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1। समझ में आ रहा। दिक्कत आ रही सॉल्व करने में। हो गया आगे, ओ सानिध्य, आगे इसको कंप्लीट कर लेना आर की वैल्यू निकाल के, ठीक है। चलो अगला टॉपिक, सम ऑफ जीपी। अगर जीपी में कोई सीक्वेंस रहे तो क्या होगा, ए आर स्क्वायर, ठीक है। ओ सानिध्य, उसको जगह ठीक है। तो इसका अगर सम निकालोगे तुम, सम एस इज इक्वल टू ए प्लस ए आर प्लस ए आर स्क्वायर, लास्ट वाला टर्म क्या आ जाएगा, ए आर का पावर n-1, ठीक है। अगर इसको इक्वेशन अपन 1 लेते हैं, अपने को यस ही निकालना है ना सम ऑफ जीपी। अब पूरे इक्वेशन में आर से मल्टीप्लाई करते हैं, तो आर से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या हो जाएगा, यस इंटू आर। अब आर से मल्टीप्लाई करके यहां से ना लिख के एक डिजिट आगे से लिख रहा मैं। मान लो ए में मल्टीप्लाई होगा ए आर में मल्टीप्लाई होगा ए आर स्क्वायर, ठीक है। इससे पहले वाले टर्म में मल्टीप्लाई होगा तो ए आर की पावर n-1 प्लस इस वाले टर्म में मल्टीप्लाई होगा तो ए आर का पावर n। मल्टीप्लीकेशन में किसी को कोई डाउट है?
जो पहला वाला है उसी में आर से मल्टीप्लाई करके एक डिजिट आगे से लिखेंगे तो ए का ए आर हो गया, ए आर का ए आर स्क्वायर का ए आर क्यूब हो जाएगा और ए आर का पावर n माइनस 1 का ए आर का पावर n हो जाएगा। समझ में आ रहा है? अब दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दो। ठीक है, अब दोनों को सब्ट्रैक्ट करोगे तो इधर से क्या हो जाएगा, s माइनस एस आर इज इक्वल टू, यहाँ से ये बचेगा ए आर से ए आर कैंसिल, ए आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कैंसिल, यहाँ तक कैंसिल हो जाएगा। ए आर का पावर n माइनस 1 माइनस ए आर का पावर n माइनस 1 बचेगा क्या, माइनस ए आर का पावर n। किसी को डाउट है कुछ? तो यहाँ से s कॉमन हो जाएगा, 1 माइनस आर, इधर से a कॉमन हो जाएगा, 1 माइनस आर का पावर n। अब 1 माइनस आर से उधर डिवाइड कर दो, s इज इक्वल टू a इंटू 1 माइनस आर का पावर n अपॉन 1 माइनस आर। समझ में आ रहा है? सम ऑफ n टर्म इन जीपी a इंटू 1 माइनस आर का पावर n अपॉन 1 माइनस आर। ठीक है, और यहाँ पर एक चीज और ध्यान रखना, r नॉट इक्वल टू 0, r नॉट इक्वल टू 1, क्योंकि अगर r की वैल्यू 1 हो गई तो नीचे 0 हो जाएगा, नॉट डिफाइन हो जाएगा। समझ में आ रहा? अब इसमें एक चीज और कर सकते, तुम अगर माइनस कॉमन ले लो यहाँ से, ऊपर से भी और नीचे से भी, तो यन क्या आ जाएगा, यन इज इक्वल टू ए आर का पावर n माइनस 1 अपॉन r माइनस 1, दोनों में माइनस कॉमन लिया और माइनस माइनस कैंसिल, तो यानी n इज इक्वल टू क्या आ गया, ए आर की पावर n माइनस 1 अपॉन r माइनस 1। यहाँ भी उसी चीज का ध्यान रखना है कि r नॉट इक्वल टू 1। समझ में आ रहा है? अब देखो, अगर दोनों फार्मूला सेम है तुम दोनों कहीं भी यूज कर सकते, बट जनरली क्या किया जाता है ना, जब r की वैल्यू 1 से छोटी होती है तब इस वाले फार्मूले को यूज करते हैं, और जब r की वैल्यू 1 से बड़ी होती है तो इस वाले फार्मूले की यूज करते हैं, ताकि प्लस माइनस का गलती या कंफ्यूजन ना हो। बाकी फार्मूला दोनों सेम है। बुक वगैरह में तुम देखोगे तो दोनों अलग अलग दिया रहेगा। इसके लिए कंडीशन लगा देगा r इज लेस देन 1, इसके लिए लगा देगा r इज ग्रेटर देन 1। समझ में आ रहा है ना? तो कोई याद रखो दोनों सेम है। कहाँ, यहाँ पे? अबे जब r से मल्टीप्लाई करेगा तो यस का यस आर हो गया, उसी समय ध्यान नहीं रहता तुम्हारा। जब इधर भी r से मल्टीप्लाई करोगे, a में r से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या होगा, a इंटू आर क्या होगा, ए सानिध्य लिख जल्दी, टाइम पास। a में r से मल्टीप्लाई करेगा तो क्या होगा, वही तो यहाँ लिखा है। फिर ए आर में r से मल्टीप्लाई होगा तो आर स्क्वायर। तो टर्म एक एक आगे करके मैं लिखा हूँ, इसका इसके नीचे नहीं लिखा हूँ, इसका यहाँ लिखा, इसका यहाँ, तो इसका वाला यहाँ लिखा। समझ गया? घर पे जाकर रिवीजन मारा करो एक बार बैठ के। अगर r की वैल्यू 1 हो जाए तब क्या होगा, इफ r इज इक्वल टू 1, अगर कॉमन रेशियो 1 हो जाए, मान लो r की वैल्यू 1 पे दोनों फार्मूला नहीं ना अप्लीकेबल है, r की वैल्यू अगर 1 हो जाएगी, उस केस में तुम्हारा जीपी क्या मिलेगा, ए अप टू n टाइम्स, सीधे वही मिलने वाला है। अब जब यही मिलने वाला है तो इसका सम क्या हो जाएगा, a प्लस ए अप टू n टाइम, तो यानी कि n। समझ में आ रहा है ना? तो उसको लेकर मत कंफ्यूज होना कि r की वैल्यू जब 1 होगा तब क्या होगा। सभी को क्लियर है? 1 प्लस टू स्क्वायर प्लस 2 क्यूब प्लस, चलो सॉल्व करो फटाफट, फाइंड करो।
जीपी में है, कॉमन रेशियो कितना है, R इज इक्वल टू 2 इंटू 2 2 होते चले जा रहा है। n कितना है 11, n11 है, यहाँ पे 1 है, 1 2 3 4 अप टू 10 है, प्लस ये वाला 11 नहीं होगा। 2 का पावर 0 से स्टार्ट है, समझ लो। समझ में आया सबको? ठीक है, फार्मूला लगा दो, a इंटू r का पावर 11 माइनस 1 अपॉन, सही है। 2 की पावर 11 की वैल्यू, 2 का पावर 11 की वैल्यू जल्दी कैलकुलेट करो। करो करो, तुम लोग कैलकुलेट कर लो, सही है। सभी को क्लियर है? फर्स्ट टर्म 1, r की वैल्यू 2, a इंटू r का पावर n माइनस 1 अपॉन r माइनस 1, बाकी कैलकुलेट कर लो। हो गया। अब इधर वाले में a की वैल्यू 1, r की वैल्यू -2, सभी को क्लियर है? अब देखो, अब इस तरह का सीरीज कहीं दे दे तुमको तो देख के दिमाग खराब हो जाएगा कि कैसे कैलकुलेट करें। बट अगर जीपी आता है तो सीधे फॉर्मूले में रखो। फॉर्मूला क्या है, a इंटू r का पावर, सेम, चाहो तो तुम ये फार्मूला लगाओ या फिर दूसरा वाला भी लगा सकते, a इंटू 1 माइनस r का पावर n अपॉन 1 माइनस r। ठीक है, a की वैल्यू 1 माइनस r की वैल्यू -2 का पावर n अपॉन 1 माइनस ऑफ -2, यानी कि 1 माइनस ऑफ -2 का पावर n अपॉन इधर 3। सभी को क्लियर है? तो जैसे एपी में देता था ना एसएन इतना हो सकता है, इसमें भी दे सकता है उस तरह का एसएन की वैल्यू n के टर्म में। अब इसको ट्राई करो। अब इस क्वेश्चन में क्या दिया है, इन ए जीपी ऑफ 64 टर्म्स, यानी किसी जीपी में 64 टर्म्स है, द सम ऑफ ऑल द टर्म, यानी टोटल 64 टर्म का सम इज 7 टाइम्स द सम ऑफ ऑड टर्म्स। ऑड टर्म्स मतलब जो टर्म्स 1 पे है, A1, A3, A5, समझ में आ रहा है? तो टोटल टर्म का सम ऑड लोकेशन वाले टर्म के सम का 7 टाइम्स है। समझ में आ रहा? जो टोटल टर्म है ना 64, उसका सम जो ऑड वाले लोकेशन वाले टर्म है उनके सम का 7 टाइम्स है। अभी तुम तो ध्यान तो तुम्हारा उधर है। अभी टोटल 64 टर्म है और 64 टर्म का जो सम है, जो ऑड नंबर लोकेशन वाले टर्म यानी A1, A3, A5 हैं, उनके सम का 7 टाइम्स है। अगर जीपी लिखोगे तो क्या हो जाएगा, AR स्क्वायर, AR क्यूब, AR का पावर 4। ठीक है, तो 64 टर्म का सम क्या हो जाएगा, S 64 A इंटू R का पावर n माइनस 1 अपॉन R माइनस 1, A इंटू R का पावर 64 माइनस 1 अपॉन R का पावर 64 अपॉन R माइनस 1। तो यानी कि जो टोटल जीपी के टर्म होंगे उसका सम यहाँ आ जाएगा। और इसके ऑड लोकेशन वाले टर्म का सम दिया है, तो ऑड लोकेशन यानी कि यह A1 हो गया, यह A2, यह A3, A4, A5। ऑड लोकेशन यानी कि A1, A3,
और A5। अब A1 की वैल्यू A3 की वैल्यू AR², इसकी वैल्यू AR का पावर 4। तो अब ध्यान से देखो, अब देखो टोटल टर्म 64 है, तो ऑड नंबर वाले टर्म भी 32 होंगे और इवन नंबर के लोकेशन वाले टर्म भी 32 होंगे। तो अगर ऑड नंबर वाले टर्म देखोगे लोकेशन वाले, तो यहाँ पे n की वैल्यू पहली बात तो 32 होगी। समझ में आ रहा है? टोटल टर्म इवन नंबर ऑफ टर्म है, तो आधे ऑड होंगे आधे इवन नंबर वाले लोकेशन वाले होंगे, तो ऑड लोकेशन वाले टर्म 32 हो गए। अब अगर ऑड नंबर वाले टर्म को भी देखो, ये भी जीपी में है, यहां से यहां R² मल्टीप्लाई हुआ, यहां से यहां फिर R²। तो अगर इसका जो रेशियो है वो R1 ले लें, तो R1 की वैल्यू कितनी है? R²। समझ में आ रहा है? तो अब उधर टोटल 32 टर्म है, तो यस 32 इज इक्वल टू A इंटू R1 की पावर n यानी कि 32 - 1 अपॉन R1 - 1। सभी को क्लियर है? किसी को कुछ डाउट? अब R1 की वैल्यू R² है, यानी कि अब R² का पावर 32 - 1 अपॉन R² - 1 यस 32। सभी को क्लियर है? अब ये 32 का पावर करोगे तो क्या हो जाएगा? यस 32 इज इक्वल टू R का पावर 64 - 1 अपॉन R² - 1। सभी को क्लियर है? किसी को कोई डाउट है यहां तक? अब क्या दिया है कि जो टोटल नंबर का सम है ना, वो ऑड नंबर के लोकेशन वाले टर्म के सम का 7 टाइम्स है, यानी कि यस 64 इज इक्वल टू 7 टाइम्स। और यहाँ पे चाहो तो इसको यस डैश ले लो, तो यस डैश 32, यही चीज दिया है क्वेश्चन में, तो वैल्यू रख दो R का पावर 64 - 1 अपॉन R - 1 इज इक्वल टू 7 टाइम्स R का पावर 64 - 1 अपॉन R² - 1। सभी को क्लियर है? अब A से A कैंसिल हो जाएगा, इससे यह कैंसिल हो जाएगा, अब यहां बचेगा 1 अपॉन R - 1। ठीक, अब क्रॉस मल्टीप्लाई करके क्वाड्रेटिक सॉल्व कर लो। इधर R² - 1 इज इक्वल टू 7R - 7, यानी कि R² - 7R प्लस 6 इज इक्वल टू 0। अब इसको सॉल्व करोगे तो यहां से क्या आ जाएगा? देख लेना कहीं मिस्टेक नहीं ना हुआ है कैलकुलेशन। R - 1 और R - 6, अब R की दो वैल्यू आ जाएंगी, R इज इक्वल टू 1, R इज इक्वल टू 6। जब इसका फॉर्मूला बताया गया है तो वहाँ क्या बोला है? R0 इक्वल टू 1, तो वहाँ से भी R रिजेक्ट हो जाएगा। समझ में आया? फॉर्मूले में क्या होता? R नॉट इक्वल टू 1, तो R इक्वल टू 1 वाला रिजेक्ट, R इज इक्वल टू 6। समझ में आया? हो गया? अबे जब ठंड लग रही है तो फैन बंद कर लेना, क्यों मर रहे तुम लोग? फाइंड सम ऑफ सीरीज अप टू 10th टर्म 0.7 प्लस 0.77। एक काम करो, पहले 7 का ना करो, 9 का करो, फिर उसके बाद 7 का करना तुम लोग। 9 समझ? ठीक है, सॉल्व करो। अब टू 10th टर्म, 10th टर्म यानी कि 0.99910 टाइम करो। कुछ दिख रहा है? एपी जीपी, एपी है,
जीपी है, एपी है। तुम क्यों गर्दन हिला रहा है? ऐसे क्वेश्चन में इसको क्या लिख सकते हैं? 9/10 प्लस 99/100 प्लस 9/1000। ठीक है, अब 9/10 को, अब यहां तुमको कुछ दिख रहा है एपी या जीपी टाइप का? अभी भी दिख रहा है? नहीं दिख रहा। अब 9/10 को क्या लिख सकते हो? 1 - 1/10 लिख सकते। अब इधर प्लस 1 - 1/100 प्लस 1 - 1/1000। समझ में आ रहा है ना? तो अब 1/10 मान ले भी टोटल 10 टर्म हो जाएंगे, और 1 भी 10 टाइम्स हो जाएगा ना। तो 1 + 1 + 1 10 टाइम्स का, इसकी सम 10 हो जाएगी। और यहां से माइनस कॉमन ले लोगे तो 1/10 प्लस 1/10 स्क्वायर प्लस 1/10 क्यूब प्लस 1/10 का पावर 10। किसी को कोई डाउट है? अब यहां जीपी में बन गया ना, अब इसको सॉल्व कर लो। 10 माइनस जीपी में सम a इंटू 1 माइनस आर की वैल्यू 1/10 अपॉन 1 माइनस। सभी को सब समझ में आया? किसी को कुछ डाउट है? यहाँ तक पूरा क्लियर है? हमेशा ध्यान रखो, अगर इस तरह की सीरीज दिया हो तो हमेशा, अब देखो इससे बाद में जो क्वेश्चन देने वाला हूं वो 0.7 0.77 करके, उसमें भी पहले क्या करना है? पहले 9 बनाना है इस तरह से, फिर उस 9 को 9/10 9/100 9/1000 लिखना है। ठीक, फिर उसके बाद उसको 1 से सब्ट्रैक्ट करके लिखना है। फिर जब जितने टोटल टर्म होंगे उतने टाइम्स 1 आ जाएगा, तो उसको सम करके यहाँ लिख देना है। बाकी सबको लिखोगे तो जीपी में दिखेगा। इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करने का यही तरीका है। समझ में आया? तो अगर तुमको तरीका नहीं पता, तुमसे एग्जाम में क्वेश्चन नहीं होंगे। कंप्लीट करो। टेन माइनस 1/10 1 - 1/10 का पावर 10 अपॉन, कैलकुलेट करोगे तो ये 9/10 हो जाएगा। तो 10 - 1/10 इंटू 10/9। अब इसका एलसीएम ले लोगे तो 10 की पावर 10 - 1/10 का पावर 10। 10 से 10 कैंसिल, तो 10 - 1/9, 10 का पावर 10 - 1/। चाहो तो थोड़ा और सिंपलीफाई कर सकते हो। अब देखो यहां से भी सिंपलीफाई कर सकते, या फिर यहीं से कर लो। यहां से भी पहले इसको मल्टीप्लाई करो बिना एलसीएम लिए, तो यहां से क्या हो जाएगा? 10 - 1/10 इंटू 10/9, और ब्रैकेट में 1/10 का पावर 10, तो कैंसिल। 10 - 1/9, 1 - 1/10 का पावर। अब 1/9 का अंदर मल्टीप्लाई कर दो। 10 - 1/9 प्लस 1/9 इंटू 10 का पावर 10। अब 9 × 10 = 90 माइनस 1 89/9 प्लस 1/9 इंटू 10 का पावर 10। चाहो तो 1/9 कॉमन भी ले सकते हैं। 89 प्लस 1/10 का पावर 10। समझ में आया? किसी को कोई डाउट है? सबको क्लियर है?
अब एक बार यहां से 0.99 हटा के 0.77 करो। अब उसको तुम लोग सॉल्व करो। सेवन समझ में आ रहा है? 9 हटा के 0.77 वाला सॉल्व करो। हाँ, पहले 77 को 99 में कन्वर्ट करना, फिर सेम तरीके से सॉल्व करना है। कर दो। अब 77 को 9 में कैसे कन्वर्ट करोगे? किसी को कुछ आइडिया लग रहा हो तो बताओ। 7 कॉमन ले लो, 9 से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दो, तो फिर 9 आ जाएगा। तो तुम लोगों को इतना आलस क्यों आ रहा है? सोए नहीं हो? कहाँ मजदूरी कर रहे थे? उसके लिए मच्छरदानी आता, ऑल आउट आता, अगरबत्ती आता। मच्छर नहीं ढीठ है, तुम ढीठ हो गए हो। मच्छरदानी लगाओ ना, कोई नहीं काम करेगा। मैं लिख ले तू। ए, किसी का हुआ? अब देखो, एक बार ध्यान से देखो। अब इसमें 7 अगर कॉमन ले लो, मैं इसी में कब खत्म करूंगा, ठीक है? ध्यान से देखो। अब जो 0.77 है ना, अगर इसमें 7 कॉमन ले लो, क्या बचेगा? 0.1 प्लस 0.11 प्लस 0.11 अप टू 10 टाइम्स। अब अपने को क्या बनाना था? इसको 9 बनाना था, तो ऊपर नीचे 9 से मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ क्या हो जाएगा? 7/9, और यहाँ ब्रैकेट में 0.9 प्लस 0.99 प्लस 0.999। समझ में आ रहा है सभी को? अगर 9 से ऊपर और नीचे मल्टीप्लाई करें, नीचे वाला तो यहाँ रह गया, ऊपर वाले 9 से अंदर मल्टीप्लाई कर दिए, तो सबको क्लियर है ना? अब जो यहाँ अंदर वैल्यू रखी है उसी को हम सॉल्व किए हैं यहाँ पे ना। बाकी एक्स्ट्रा क्या आ गया? 7/9। तो यहाँ सब में बाहर में 7/9 लगा दो। 7/9 इधर बाहर में 7/9, यहाँ भी बाहर में 7/9। समझ में आ रहा है ना? अब इन सब के बाहर वही 7/9 7/9 अब ये तो पूरा कॉमन लेकर हुआ, तो यानी कि 7/9 यानी कि 7/81 ब्रैकेट में 89 प्लस 1/। समझ में आया सभी को? किसी को कोई डाउट है? फटाफट पूरा नोट करो। ए, शांत रह। नोट डाउन हो गया सबका? किसी जानवर की बेइज्जती नहीं। बैठ शांति से। हो गया? अब देखो, जरूरी नहीं है कि 7 दे, मतलब कोई भी दे सकता। अगर 1 दे तो सीधे 9 से मल्टीप्लाई डिवाइड करो, बाकी 2, 3, 4 कुछ भी दे तो सेम तरीका, पहले कॉमन फिर 9 से मल्टीप्लाई डिवाइड, फिर इसे बनाना, सॉल्व कर देना है। ठीक है, चलो।
पैर छटका देंगे। बैठ शांति से। हो किधर? ऑफ जीपी। अगर मान लो कोई जीपी का सीक्वेंस है, उसमें कोई नंबर ऐड या सब्ट्रैक्ट करते हो, वो जीपी में रह जाएगा, हाँ या ना? नहीं रह जाएगा। एडिंग और सब्ट्रैक्टिंग एनी नंबर फ्रॉम GP resulting sequence will not be in GP। ठीक है, AP में था, ऐड या सब्ट्रैक्ट करो तब भी AP में रहेगा, बट GP में नहीं है। ठीक है, और मल्टीप्लाई या डिवाइड करे तो रहेगा। मल्टीप्लाई और डिवाइड एनी GP resulting progression will also in GP। product of terms फर्स्ट वाला क्या है कि कुछ ऐड, किसी जीपी सीक्वेंस में कुछ ऐड या सब्ट्रैक्ट करते हो तो रिजल्टिंग जो सीक्वेंस आएगा वो जीपी नहीं होगा। सेकंड क्या है, अगर किसी जीपी को किसी नंबर से मल्टीप्लाई करते या डिवाइड करते तो क्या रहेगा, वो मल्टीप्लाई या डिवाइड करने के बाद भी जीपी में रहेगा। थर्ड क्या है, अगर मान लो कोई जीपी है, उसके जैसे एपी में था ना, चाहे स्टार्टिंग से चाहे एंडिंग से जो इक्वी डिस्टेंस वाले टर्म है उनका सम कांस्टेंट होता था, इसमें प्रोडक्ट कांस्टेंट है। अब इसको मैं समझा दे रहा। थर्ड वाला, अगर मान लो कोई जीपी है ए आर स्क्वायर, ए आर क्यूब, ए आर का पावर 4 अप टू, चलो मैं लिख ए आर का पावर 5, ए आर का पावर 6। अगर मान लो इतने टर्म है तुम्हारे जीपी में, ठीक है, तो फर्स्ट और लास्ट वाले टर्म का प्रोडक्ट क्या होगा, ए स्क्वायर आर का पावर 6। सेकेंड और सेकेंड लास्ट टर्म का प्रोडक्ट क्या होगा, ए इंटू ए आर स्क्वायर आर का पावर आर का पावर 6। इन दोनों का ए स्क्वायर आर का पावर 6। समझ में आ रहा है? तो अगर बिगिनिंग से और एंडिंग से कोई भी दो टर्म इक्वी डिस्टेंस पे हैं, उनका प्रोडक्ट कांस्टेंट होगा और वो किसके इक्वल होगा, फर्स्ट और लास्ट टर्म के प्रोडक्ट के। समझ में आया? If a GP is raised to any power, then the
resulting sequence will also in GP। अब देखो, अगर कोई GP है, फोर्थ वाला, अगर कोई GP है वो किसी पावर, मतलब किसी पावर को रेज किया जाता है। फॉर एग्जांपल ऊपर वाला ही अगर ले लें हम लोग, अगर GP है AR स्क्वायर AR क्यूब अप टू AR का पावर n है, ठीक है। अगर GP के सभी टर्म को किसी पावर से रेज कर दें, अगर मान लो इसका n कर ले, तो A का पावर n, AR का पावर n, AR स्क्वायर का पावर n, ठीक। ऑलरेडी n है तो इसको m ले लो, यहाँ पे लास्ट टर्म अपन n लिए है ना, तो इसको m ले लो। AR क्यूब का पावर m, कॉमा AR का पावर n का पावर m। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, A का m और इधर A का पावर m इंटू R का पावर m, और इधर A का पावर m इंटू R का पावर 2m, A का पावर m इंटू R का पावर 3m, A का पावर m इंटू R का पावर n m। अब फर्स्ट टर्म क्या होगा, A का पावर m, तो A का पावर m, A का पावर m, A का पावर m, और जो कॉमन रेशियो है वो R का पावर m है ना, इसमें R का पावर m मल्टीप्लाई हुआ, इसमें फिर R का पावर m मल्टीप्लाई हुआ, तो बेस इक्वल है तो पावर ऐड हो गए, फिर R का पावर 3m 4m अप टू nm। समझ में आया? तो किसी GP को किसी भी पावर से अगर रेज करते हो तो जो रिजल्टिंग सीक्वेंस आएगा ना वो अभी GP ही रहेगा। किसी को किसी में कुछ डाउट है? सभी को सब कुछ क्लियर? नोट डाउन करो। लास्ट वाला, अगर मान ले कोई GP है, ठीक है, उसको किसी पावर से रेज करते हैं, मतलब सभी टर्म को सभी टर्म का कोई पावर अप्लाई करते हैं, तो जो पावर अप्लाई करने के बाद रिजल्ट आएगा ना वो अभी GP ही रहेगा। अब मान ले GP अपन ले लिए थे, इसको पावर m से रेज कर रहे हैं, तो क्या हो जाएगा, A का पावर m और इधर पावर m करेगा A का पावर m R का पावर m, ठीक है, और इसका करेगा तो A का पावर m R का पावर 2m हो जाएगा। समझ में आ रहा है ना? इस तरह से अब देख, यहां से यहां तुझे जाना है तो R का पावर m से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, फिर अगर यहां से यहां जाना है तो R के पावर m से ही मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, क्योंकि R का पावर m इंटू R का पावर m, R का पावर 2m और A का पावर m है ये है। समझ में आ रहा? तो यह भी GP में है, बस फर्स्ट टर्म A का पावर m हो गया और कॉमन रेशियो भी R का पावर m हो गया, और स्टार्टिंग वाले GP में फर्स्ट टर्म A था, कॉमन रेशियो R था। समझ में आया? अभी क्लियर है? नोट डाउन करो फटाफट। ओ बदतमीज आदमी, बैठ जा सही से। पांडा? तुम लोग जानवरों की बेइज्जती क्यों करते हैं? जानवर अच्छे होते हैं। आगे बढ़े। हम ऐसे ही हैं, पता है ना। कल से क्लास के बाहर मैं नहीं जाने दूंगा किसी को, ठीक है? अगर कोई जाएगा तो फिर आएगा नहीं क्लास में, पूछ के भी नहीं जा सकते, जाना ही नहीं है। पहले ही अपना पानी वगैरह पी के बैठा करो क्लास में। चलो एक अगर A B C अगर GP में हो तो ये तो पहले भी मैं बता चुका हूँ, तो उनका रेशियो क्या होगा, यानी कि B अपॉन A इज इक्वल टू C अपॉन A, सॉरी C अपॉन B, यानी कि B स्क्वायर इज इक्वल टू AC, पहले भी बता चुका हूँ, ठीक है। अब जैसे AP में अपन ले रहे थे ना कि अगर सम दिया हो, ठीक है, तो 3 टर्म लेना हो तो कैसे लेंगे, 4 टर्म कैसे लेंगे, उसी तरीके से अब GP में हम देखेंगे।
इफ प्रोडक्ट ऑफ टर्म इन जीपी इज गिवन। ओ शांति से बैठो तुम लोग। अगर प्रोडक्ट ऑफ टर्म इन जीपी गिवन हो तो 3 टर्म इन जीपी, पहला 3 टर्म्स इन जीपी। अगर 3 टर्म अपने को जीपी में लेना हो, ठीक है, तो क्या लेंगे, ए अपॉन आर ए और ए आर। समझ में आ रहा है ना। अब इसमें आर से मल्टीप्लाई करोगे तो ये आ जाएगा, इसमें आर से मल्टीप्लाई करोगे आ जाएगा, और तीनों का मल्टीप्लाई करोगे तो आर कैंसिल हो जाएगा। अब एपी में क्या लेते थे, ए माइनस डी, ए प्लस डी, ठीक है। 4 टर्म लेना हो तो तुम लोग बताओ। ए आर टू द पावर 4, चारों टर्म बता। सोच लो, पहले लिख लो, एक बार खुद देखो ऐसे लेना है ना, ताकि जब सबको मल्टीप्लाई करें तो आर उसमें ना बचे, आर कैंसिल हो जाए। जैसे एपी में ऐसे ले रहे थे ताकि डी ना बचे, तो यहाँ पे ऐसे लेंगे ना कि आर ना बचे। समझ में आ रही मेरी बात? बताओ फटाफट। अरे एपी का याद कर लो, अगर नहीं याद आ रहा है तो जल्दी बोलो, किसी को आइडिया कुछ आ रहा है तो। गलत हो गया। ए अपॉन आर का क्यूब, ए अपॉन आर, ए आर का क्यूब। अब इसमें देखो ध्यान से, मैं वहां भी बताया था, जब इवन नंबर वाले टर्म लोगे ना तो वहां पे डिफरेंस 2D का आएगा, और यहाँ पे रेशियो कितने का आ रहा, रेशियो आर स्क्वायर का आ रहा है ना। इसमें आर स्क्वायर से मल्टीप्लाई करोगे तो ए अपॉन आर आ जाएगा, इसमें आर स्क्वायर से मल्टीप्लाई करोगे तो एक बार आर कैंसिल होगा, एक आर ऊपर रहेगा, फिर आर स्क्वायर से मल्टीप्लाई करोगे तो ए मिलेगा। समझ में आ रहा है? अब इसी तरह से 5 टर्म 6 टर्म का लिखो। अगर 5 टर्म लोगे तो 5 टर्म्स इन जीपी, तो ए अपॉन आर स्क्वायर, ए अपॉन आर, ए आर स्क्वायर। सभी को क्लियर है? अगर मल्टीप्लाई करोगे तो सभी में से आर खत्म हो जाएंगे। अब उसके बाद अगर 6 टर्म ले लोगे, 6 टर्म इन, 6 टर्म का कहाँ से शुरू होगा, 6 टर्म यानी इवन नंबर ऑफ टर्म आ गया, तो याद रखो रेशियो आर स्क्वायर होगा, कॉमन डिफरेंस 2D होगा। तो कहाँ से स्टार्ट करना पड़ेगा, ए अपॉन आर का पावर 5, ठीक है, ये 5 है, ए अपॉन आर का क्यूब, ए अपॉन आर, ए आर क्यूब, ए आर का पावर 5। समझ में आ रहा? अब इसको भी लिखने का तरीका मैं बताया था कि अगर ऑड नंबर ऑफ टर्म हो तो ए लिखो, वहां बताया था कि उसके बाद ए प्लस डी, ए माइनस डी, इसमें ए इंटू आर, ए अपॉन आर करते चले जाओ। अगर इवन नंबर ऑफ टर्म है तो ए आर और ए अपॉन आर लिखो, फिर आर स्क्वायर से मल्टीप्लाई डिवाइड करते दोनों साइड चले जाओ, और उसमें क्या था 2D ऐड या 2D सब्ट्रैक्ट करते चले जाओ। नोट डाउन। डायमेंशन क्या पूछ रहा है, कुछ और पूछ रहा है क्या? डायमेंशन का मतलब फिजिक्स में क्या होता है डायमेंशन? बताओ, पढ़े हो ना डायमेंशन क्या होता? MLT -1 हो। डायमेंशन मतलब लेंथ, ब्रेथ, हाइट,
ठीक है। तो अब वॉल्यूम दिया है 216। अब चाहो तो इसको मीटर क्यूब कर लो और इसको मीटर स्क्वायर कर लो, कुछ यूनिट लगा लो, ठीक है। द डायमेंशन ऑफ क्यूबाइड आर ए बी सी, और ए बी सी में रिलेशन दिया है, ए ग्रेटर, उसके बाद बी, उसके बाद सी। द वॉल्यूम इज 216 मीटर क्यूब एंड द टोटल आउटर सरफेस, आउटर सरफेस मतलब आउटर सरफेस एरिया, इज इक्वल टू 252 मीटर स्क्वायर। इफ ए बी सी आर इन जीपी देन सी की वैल्यू फाइंड करो, फटाफट करो। इधर का नोट डाउन हो गया है ना ये सब? जो क्वेश्चन होमवर्क में दिए जा रहे हैं उनको डेली ट्राई किया करो। जब तक क्लास में डिस्कस नहीं होते, घर पे जाते जब टाइम मिलता एक बार उसको ट्राई करो। 10-15 मिनट उस पर इन्वेस्ट करो, 10 मिनट। किसी का होगा, हो जाएगा। अगर शकल वैसी हो गई, हाँ, जो अभी है उससे तो अच्छा दिख रहा हो। उनको कोई काम ही नहीं है। चलो जल्दी करो। अब ए बी सी उसके डायमेंशन है या साइड है, जीपी में है, तो उसका वॉल्यूम क्या हो जाएगा? और ए बी सी जीपी में है तो 3 टर्म जीपी में है, तो 3 टर्म का यानी कि A1 अपॉन आर, A1 आर, तो यानी कि A की वैल्यू इतना, B C इतना। समझ में आ रहा? तो यानी कि A B C इज इक्वल टू 216, तो यानी कि A1 अपॉन आर प्लस सॉरी इंटू A1 आर इज इक्वल टू 216। तो R से R कैंसिल हो जाएगा, बैठ जा शांति से। A1 क्यूब इज इक्वल टू 216, तो यानी कि A1 की वैल्यू 6 का क्यूब होता 216। अब A1 की वैल्यू 6 आ गई, तो तीनों साइड क्या हो जाएंगी? यहां से अगर तुम तीनों साइड लिखो 6 अपॉन R, 6 और 6R, यही तीनों साइड हो गई ना। अब टोटल आउटर सरफेस एरिया, आउटर सरफेस एरिया क्या होता है? 2 इंटू लेंथ इंटू ब्रेथ प्लस आउटर सरफेस एरिया का फॉर्मूला बताओ क्यूबाइड का, सबको याद है? चल सानिध्य बता, खड़े हो जाओ, शांत रहो, खड़े हो जाओ। हाँ चल सोनल, क्यूबाइड के आउटर सरफेस एरिया बताओ। खड़े हो जा, हंसी आ रही थी। खड़े हो जा, खड़े हो जा। बोल बोल। NH बैठो, LB प्लस BH प्लस LH सबको। अब इसकी वैल्यू कितना दिया है? 252। अब देखो कुछ दिया नहीं है कि कौन सा लेंथ है, कौन सा ब्रेथ है, कौन सा हाइट है, ठीक है? तो तुम किसी को कुछ भी मान सकते, ठीक है? अगर इसको लेंथ मान लिए, इसको ब्रेथ मान लिए, इसको हाइट मान लो, जिसको जो मर्जी उसको मान लो। 2 यानी कि 6 अपॉन R इंटू 6 प्लस 6 इंटू 6R प्लस 6 अपॉन R इंटू 6R इज इक्वल टू 252। अब इस 2 से इसको कैंसिल करोगे तो 2 1 कर्नम 2, 2 दूनी 4, 2 छक्का 12, 126। अब यहाँ से 6 इंटू 6 कॉमन हो जाएगा ना, 36 कॉमन हो जाएगा ना। 6 इंटू 6 36, 1 अपॉन R प्लस 6 इंटू 6 36 कॉमन R प्लस R से R कैंसिल, 6 इंटू 6 36 कॉमन 1 इज इक्वल टू 126। सभी को क्लियर है? किसी को कोई डाउट?
ठीक, अब इसको उधर, अब इसका एलसीएम लोगे तो क्या हो जाएगा, 1 प्लस आर स्क्वायर प्लस आर अपॉन आर इज इक्वल टू 126 अपॉन 36। सभी को क्लियर है? किसी को कुछ डाउट वाउट? अब इसको कैंसिल करोगे, 6 दूनी 12, 6 कम 6, 6 6 को 36, एक बार और कैंसिल हो जाएगा, 3 7 जा 21, 3 2 जा 6। सभी को क्लियर है? अब आर स्क्वायर प्लस आर प्लस 1 अपॉन आर इज इक्वल टू 7 अपॉन 2। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करो, 2r स्क्वायर प्लस 2r प्लस 2 इज इक्वल टू 7r। अब 7r इधर लेकर आओगे तो यहाँ क्या हो जाएगा, 2r स्क्वायर माइनस 5r प्लस 2 इज इक्वल टू 0। अब 2 2 जा 4, 4 1 जा 5, तो 2r स्क्वायर माइनस 4r माइनस r प्लस 2 इज इक्वल टू 0। यहाँ से 2r कॉमन हो जाएगा, r माइनस 2, यहाँ से माइनस 1 कॉमन हो जाएगा, r माइनस 2 इज इक्वल टू 0। r माइनस 2 और दूसरा 2r माइनस 1 इज इक्वल टू 0। इसको 0 करोगे तो r इज इक्वल टू 2, इसको 0 करोगे तो r इज इक्वल टू 1/2। सभी को क्लियर है? किसी को कोई डाउट? अब जो साइड थे, अब देखो चाहे तुम 2 लो चाहे 1/2 लो, चाहे तुम साइड R2 लो चाहे 1/2 लो, दोनों से सेम ही आंसर आएगा। ठीक है, अब मैं 2 ले रहा, तो 6/2, 6 इंटू 2 तो 3, 6 12। समझ में आ रहा है? तो अब C की वैल्यू पूछा था ना, C क्या है इसमें, स्मॉलेस्ट साइड है ना, तो स्मॉलेस्ट क्या आ रहा है, 3, तो C की वैल्यू 3। किसी को कोई डाउट है इसमें? नोट डाउन कर लो। होमवर्क अटेम्प्ट करके आया करो, रिवीजन करके आया करो।